गुड मॉर्निंग। तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप अध्याय भाग 2 जो दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं। आज पहले हम पढ़ चुके हैं व्यापार, परिवहन, संचार, जो कि तृतीय क्रियाकलाप हैं। तृतीय क्रियाकलाप में ही आज पर्यटन एक यात्रा होती है जो किसी कार्य को लेकर नहीं बल्कि मनोरंजन के उद्देश्य के लिए की जाती है। यानी कोई कार्य करते करते हम ऊब जाते हैं तो उस ऊब से अपने आप को मुक्ति दिलाने के लिए, स्ट्रेस से मुक्ति दिलाने के लिए, मनोरंजन के लिए हम यात्रा करते हैं। किसी अच्छे स्थान पर जाते हैं घूमने के लिए, तो मौज मस्ती के लिए जो यात्रा की जाती है वो पर्यटन कहलाती है। कुल पंजीकृत रोजगार तथा कुल राजस्व, सकल घरेलू उत्पाद का जो 40% है वो इससे आता है, पर्यटन से। यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। यानी कि अभी भी ये विकसित हो रहा है, पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन, विशेष दुकानें जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। पर्यटन अवसंरचना उद्योग के रूप में अभी पर्यटन विकसित हो ही रहा है। फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योग को पोषित करता है। यानी पर्यटन उद्योग के कारण किन उद्योगों को लाभ मिल रहा है वो ये हैं। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है, यानी मौसम के अनुसार, क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है। किंतु कई प्रदेश वर्ष पर्यंत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जैसे जो ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ पर वर्ष भर, जैसे ताजमहल हो गया, वहाँ पर वर्ष भर लोग आते जाते रहते हैं। कुछ प्रमुख जो पर्यटक प्रदेश हैं वो हैं भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोषण स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से हैं। अन्य में शीतकाल खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मनोहरी भूदृश्य तथा यत्र तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं। यानी कि ये कुछ प्रमुख स्थान हैं जिनमें स्मारकों, विरासत स्थलों और संस्कृति जो स्थल हैं उनको शामिल किया जा सकता है। गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब जो पर्यटन को मुख्यतः प्रभावित करने वाले कारक हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मांग। विगत शताब्दी में अवकाश के लिए मांग तीव्रता से बढ़ी है। अवकाश यानी कार्य करते करते आदमी थक जाता है, उस थकावट को दूर करने के लिए उसे रेस्ट चाहिए, और रेस्ट करने के लिए और मनोरंजन के लिए लोग पर्यटन करते हैं। जीवन स्तर में सुधार तथा बढ़े हुए फुर्सत के समय के कारण अधिक लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं। यानी काम से, तनाव से दूर होने के लिए लोग फुर्सत में दूसरे स्थानों पर यात्राएं करते हैं। अब बात करते हैं परिवहन पर्यटन को किस तरह प्रभावित करता है। परिवहन सुविधाओं में साथ साथ पर्यटन क्षेत्रों का आरंभ हुआ है। मान लीजिए आपको घूमने के लिए यहाँ से किसी पर्वतीय क्षेत्र, मनाली, ऊटी या कहीं अन्य क्षेत्र जाना है, और वहाँ पर अगर परिवहन की साधन नहीं है तो आप वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर सड़क प्रणालियों में कार द्वारा यात्रा सुगम होती है। हाल के वर्षों में वायु परिवहन का विस्तार अधिक महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरणतः वायु यात्रा द्वारा कुछ ही घंटों में अपने घर से विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है। पैकेज अवकाश के प्रारंभ में लागत घटा दी है। तो यात्रा पर कितना खर्च होगा ये भी पर्यटन को प्रभावित करता है। अगर कोई स्थान आसानी से पहुंच में है तो आप वहां पर जाना पसंद करते हैं। अगर कोई महंगा स्थान है तो सामान्य आदमी वहां पर जाना पसंद नहीं करते हैं। पर्यटन आकर्षण का अन्य केंद्र होती है जलवायु। ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग कुलीन विश्राम के लिए उष्ण, जो ठंडे प्रदेशों में
रहने वाले लोग हैं वो तो गर्म धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं, इसलिए वो गर्म क्षेत्रों में घूमने के लिए आते हैं। और जबकि गर्म स्थानों वाले व्यक्ति जो रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ और साउथ इंडिया में जो गर्म स्थानों में लोग रहते हैं, वो ठंडे स्थानों की यात्रा करने के लिए निकलते हैं। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य क्षेत्रों में सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यह एक मुख्य कारण है। अवकाश के शीर्ष मौसम में वे यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं होती हैं। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायु ज़रूरतें होती हैं, जैसे या तो अपने ग्रह क्षेत्रों की तुलना में ऊंचे तापमान या स्कीइंग के लिए अनुकूल हिम वातावरण। तो जैसे वातावरण में आदमी रहता है उसके थोड़ा जो हमारे लिए अच्छा होता है, ऐसे वातावरण को हम जाना पसंद करते हैं। अब अन्य चीज़ क्या है जो आदमी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो है भूदृश्य। हमें जो अच्छा लगता है, देखकर खुशी मिले, हम ऐसे भूदृश्य देखना पसंद करते हैं। कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिसका प्राय अर्थ होता है कि पर्वतें, झीलें, दर्शनीय समुद्र तट और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य। ये ऐसे कुछ कारक हैं जो मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इतिहास एवं कला। जिन लोगों की कला में रुचि होती है वो ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें इतिहास और कला का मिश्रण मिलता है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं और किलों, महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। जिन प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रुचि होती है, वो अपनी रुचि अनुसार स्थान निश्चित करते हैं। अन्य है सांस्कृतिक एवं अर्थव्यवस्था। मानव जाति और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है। जैसे राजस्थान की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, इसलिए वो पर्यटन को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की ज़रूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। कोई वस्तु बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है किसी स्थान पर, तो वो स्थान भी अन्य लोगों के लिए पर्यटन का केंद्र बन जाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। जैसे कि गोवा जो स्थान है, हेरिटेज होम्स था। कर्नाटक में मेडिकेयर और कुर्ग, यहाँ पर लोगों को ठहरने में कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, उनके लिए ठहराव की जो व्यवस्था है। भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, जो भारत में पर्यटन का विकास हुआ है वो चिकित्सा पर्यटन के रूप में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि भारतीय जो चिकित्सा है वो अन्य बाहरी देशों की तुलना में बहुत ही सस्ती है। देखिए यहाँ पर 2005 का एग्जाम्पल दिया है। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्य कर्मों की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। बाहरी देशों की तुलना में जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में जो विकासशील देश हैं वहाँ पर चिकित्सा जो है सस्ती है और उच्च स्तर की भी है। चिकित्सा पर्यटन के अंतर्गत चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़े के निर्वचन के बाह्य स्रोतों के प्रति भी झुकाव पाया जाता है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वचन और प्रासर्व्य परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। बाह्य स्रोतन में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं तो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यधिक लाभ होता है। हमारी अगर जैसे जैसे चिकित्सा का स्तर बढ़ता है तो हमारे लिए जो चिकित्सा पर्यटन है वह अच्छा व्यवसाय भविष्य के लिए होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि चिकित्सा पर्यटन क्या है। तो चिकित्सा के उद्देश्य से की गई यात्रा चिकित्सा पर्यटन कहलाती है, या फिर चिकित्सा के साथ साथ आमोद प्रमोद या ऐतिहासिक इमारतों की जो भ्रमण किया गया, इसमें दोनों शामिल हो गए। उन्होंने मनोरंजन भी किया, यहाँ के ऐतिहासिक स्थल भी देखे और अपनी चिकित्सा भी करवाई।
तो ये चिकित्सा पर्यटन ही कहलाएगा। अब देखते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है। कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सक प्रतिलेख के बीच क्या समानता है। ये लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी है, यानी ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आएंगी। इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में विभाजित किया जा सकता है। तृतीय में हमने सेवा तो दी है मूल्य के बदले में, तो चौथे में जो चतुर्थ क्रियाएं हैं यहाँ पर हमने शोध और उनको मैनेजिंग करना, यानी कि उनको उपलब्ध कराने का जो कार्य करते हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में कुछ निम्नलिखित हैं। सूचना का संग्रहण, सूचनाओं को इकट्ठा करना। उत्पादन और प्रकीर्णन तथा सूचना का उत्पादन। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित हैं। नई नई खोज कर दी जाती हैं कि व्यक्तियों के सामान कैसे बेचा जाए और नए उत्पादन कैसे लाए जाएं। और विशिष्टीकृत ज्ञान, कुछ विशेष खोज, कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य संबंधी सेवाओं के उन्मुक्त नमूने के रूप में देखे जाते हैं। चतुर्थ सेक्टर है आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीय सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर ने सभी प्राथमिक और द्वितीय से रोजगार को प्रतिस्थापित कर दिया है, प्रतिस्थापित होता है, बदल दिया है। विकसित अर्थव्यवस्था में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा पारस्परिक कोष प्रबंधों से लेकर परामर्शदाताओं, तो परामर्शदाता जैसे वकील हो गया, लेकिन वो मूल्य के बदले में सेवा दे रहा है, तो किस क्षेत्र में होगा? तृतीय में। लेकिन वो कुछ विशेष करता है, केवल परामर्शदाता का कार्य करता है, तो चतुर्थ में। सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग की अति उच्च वृद्धि हुई है। लेखा कार्य एवं दलीलों में फर्मों की काम करने वाली वर्ग की संबंध रखते हैं, तो ये सभी जो हैं ये चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अभी देखिए कुछ तृतीय क्रियाकलापों की भांति चतुर्थ क्रियाकलापों को भी बाह्य स्त्रोतन के माध्यम से किया जा सकता है। बाह्य स्त्रोतन, ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है। बाह्य स्त्रोतन से तात्पर्य है कि कोई भी बड़ी कंपनी है, वो उत्पादन के लिए इकाई तो लगाई हुई है, लेकिन वो स्वयं उत्पादन ना करके किसी अन्य कंपनी या छोटे कंपनियों के द्वारा उत्पादन करा लेते हैं और अपना टैग लगाकर उस माल को या सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं, जिसे बाह्य स्त्रोतन कहा जाता है। अब देखते हैं पंचम क्रियाएं। पंचम क्रियाकलाप क्या हैं और कौन कौन से हैं। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों में आते हैं, यानी प्रशासनिक सेवाएं। जो IAS सिविल सर्विसेज होती हैं वो पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योग जो सामान्यतः चतुर्थ सेक्टर से जुड़ी होती हैं में सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत कम अंतर होता है। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन तथा वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन, व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। पर्याय स्वर्ण कॉलर, यानी पंचम क्रियाकलाप का जो कॉलर है, जैसे हम यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन भी देंगे, वाइट कॉलर, रेड कॉलर, स्वर्ण कॉलर, ब्लू कॉलर, तो ये कॉलर प्रत्येक एक व्यवसाय वर्ग से संबंधित होते हैं। ये व्यवसाय तृतीय सेक्टर का एक और विभाग हैं जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान, वैज्ञानिक, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। बाह्य स्त्रोतन के लिए यहाँ पर बिल्कुल स्पेशल दिया भी गया है। बाह्य स्त्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलीपींस बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं, यानी कंपनियां अन्य कंपनियों को काम देने के लिए माध्यमों का उपयोग करती हैं। इससे इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए हैं
बाह्य स्रोतन उन देशों में आ रहा है जहाँ सस्ता और कुशल श्रमिक होता है। ये उत्प्रवास वाले देश भी हैं। बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों से प्रवास कम हो सकता है। बाह्य स्रोतन की विशेषताएं आगे हैं अब ये कि बाह्य स्रोतन के क्या लाभ हैं। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं। बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ है। पंचक सेवाओं की नवीन प्रतियोगिता में ज्ञान प्रक्रमण, बाह्य स्रोतन और होम शेयरिंग है जो बाह्य स्रोतन का विकल्प हैं। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन उद्योग व्यवसाय प्रक्रमण बाह्य स्रोतन से भिन्न है क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। यह सूचना प्रेरित ज्ञान की बाह्य स्रोतन है। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतों के उदाहरण में अनुसंधान और विकास प्रक्रियाएं, ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक, बैंकिंग सेक्टर इत्यादि आते हैं। तो बाह्य स्रोतन आप समझ चुके होंगे कि अन्य देशों के द्वारा सस्ते में अपना काम करा लेना। जहाँ पर लेबर सस्ती होती है वहाँ पर सस्ते में कार्य हो जाता है। इसलिए जो बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े जो देश हैं विकसित देश, वो विकासशील देशों से सस्ते में अपना काम करवाते हैं। अब अंकीय विभाजन बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। यहाँ से हर बार लगभग रिपीटेबल है, तो अंकीय विभाजन से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए इसे ध्यान से सुने। अंकीय विभाजन, अंकीय विभाजन से हमारा तात्पर्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के आधार पर विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। आपने यहाँ पे याद रखना है अंकीय विभाजन सूचना तंत्र से रिलेटेड करके कि जो अंकीय विभाजन है सूचनाओं के प्रक्रमण, उनके विस्तार तथा पहुँच से संबंधित है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। यानी सभी लोगों की पहुंच जो है सूचना तंत्र तक एक समान नहीं है। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। भिन्नताएं किस आधार पर? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक पहुँच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। तो यहाँ पर मुख्य बिंदु है अपने नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहुँच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकते हैं। ये अंकीय विभाजन है। विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं और इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी का पहुँच और उसके लाभ कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को दे पाता है, इसी के आधार पर यह विभाजन होता है जिसे अंकीय विभाजन कहा जाता है। इस प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजन विद्यमान है। उदाहरणतः भारत तथा रूस जैसे विशाल देश में यह अवश्यंभावी है कि महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में परिदृष्ट ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विषयों के साथ बेहतर संबंध तथा पहुँच पाई जाती है। जैसे भारत के जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर तो सूचना जल्दी पहुँच जाती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान तथा वहाँ तक सूचनाओं का जो पहुँचना है वो नहीं हो पाता है। लोग सूचनाओं को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। तो ये लेसन नंबर 7 भाग 2 आज पूर्ण होता है। थैंक यू। सभी विद्यार्थी अभ्यास के प्रश्न उत्तर लिखेंगे तथा याद करेंगे। थैंक यू।